हेलो एवरीवन, मैं शुभा शर्मा स्वागत करती हूँ आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल जीएस बाय शुभा में। तो कैसे आप सभी लोग? मैं आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, एकदम स्वस्थ होंगे। चलिए अब आज की जो हमारी पॉलिटी की क्लास है हम उस पर आते हैं। तो जैसे कि आप लोगों को पता है, जो लास्ट टॉपिक था हमने किस बारे में पढ़ा था? हमने संघ लोक सेवा आयोग के बारे में पढ़ा था। ठीक है, तो संघ लोक सेवा आयोग से रिलेटेड जितने भी आर्टिकल्स थे वो हमने सब पढ़ लिए थे लास्ट क्लास में। तो मैंने आपको बोला था कि संघ लोक सेवा आयोग जब हमारा कंप्लीट हो जाएगा तो हम राज्य लोक सेवा आयोग के बारे में पढ़ेंगे। तो लेकिन जो संघ लोक सेवा आयोग में जो जो आर्टिकल्स हैं वो ही सेम टू सेम राज्य लोक सेवा आयोग के अंदर है। तो इसलिए मुझे लगा कि आप जब एक टॉपिक मैंने संघ लोक सेवा आयोग का करा दिया है तो आप राज्य लोक सेवा आयोग में भी वही चीज़ें हैं, वही बातें हैं, तो फिर वो कराऊँ क्यों? आर्टिकल भी सेम ही है, वही आर्टिकल्स हैं। ठीक है, तो आप उसी हिसाब से आप देख लेना, वो कर लेना। ठीक है, तो दोबारा कराने का क्या ही फ़ायदा। तो आज हम अपना क्या नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, वो हम कुछ संवैधानिक निकाय होते हैं। ठीक है, संविधान के अंदर कुछ इम्पॉर्टेंट पर्सन्स होते हैं। ठीक है, जिनके बारे में हमारे जो संविधान है, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में उसमें बताया गया है, उसमें मेंशन किया गया है, तो उनके बारे में जानेंगे हम। जैसे कि कैग हो गया, महाधिवक्ता हो गए। ठीक है, तो ये जो होते हैं, इनसे रिलेटेड जितने भी आर्टिकल्स हैं तो उन आर्टिकल्स के बारे में हम पढ़ेंगे। मतलब आर्टिकल्स पूछ लिए जाते हैं तो उन आर्टिकल्स के बारे में हम जानने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो आर्टिकल आता है वो आता है आर्टिकल 76, अनुच्छेद 76। डायरेक्टली ना ये पूछ लेगा आपको कि आर्टिकल 76 किससे रिलेटेड है। ठीक है, तो ये है भारत के महान न्यायवादी, भारत के महान न्यायवादी। ओके, नेक्स्ट आर्टिकल है आर्टिकल 148, अनुच्छेद, मर्ज है ये, कंटिन्यू ऐसे नहीं है, कंटिन्यूअसली आर्टिकल्स है। मर्ज है, मर्ज मतलब कि हम संविधान के अंदर जो संवैधानिक निकाय है उनके बारे में पढ़ रहे हैं ना, तो इसलिए हमको ज़रूरी नहीं है कि आर्टिकल्स हमको लगातार मिलेंगे। जो संवैधानिक जो निकाय हैं उनके बारे में पढ़ रहे हैं, तो संवैधानिक निकाय से रिलेटेड जो आर्टिकल्स हैं हम वो पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो जो अब आता है हमारा आर्टिकल 148, उसमें है भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, जिनको हम कैग बोलते हैं। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। ठीक है, अब अगले आर्टिकल पर आते हैं। अगला आर्टिकल है 165, आर्टिकल 165, अनुच्छेद, अब जो हमारा अनुच्छेद 165 है उसमें क्या बताया गया है? राज्य के महाधिवक्ता, राज्य के महाधिवक्ता। ओके, अब नेक्स्ट जो आर्टिकल आता है वो आता है 243I, 243 की क्लॉज आई। वो क्या बता रहा है? राज्य वित्त आयोग के बारे में बता रहा है। राज्य वित्त आयोग। ठीक है, तो देखो, तो जब संवैधानिक निकाय है, मतलब संविधान के अंदर जो जो निकाय हैं, ठीक है, तो वो कौन से निकाय हैं, तो हम उन निकाय को बारे में ही जान रहे हैं। मतलब अलग अलग ना करके कि जैसे भारत के महाधिवक्ता हैं उनके बारे में अलग टॉपिक पढ़ेंगे, या भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक है उनके बारे में अलग टॉपिक पढ़ेंगे। अलग क्या पढ़ेंगे? एक एक दो दो आर्टिकल्स हैं सबके अंदर।
ठीक है, और हम रिवीजन कर रहे हैं, तो इसीलिए मैंने सबको मर्ज एक में ही कर दिया, तो इसलिए संवैधानिक निकाय हो गया। तो सबसे पहले आता है अनुच्छेद 76। तो अनुच्छेद 76 हमको क्या बताता है कि भारत के महान न्यायवादी, मतलब भारत के अंदर हमारे जो संविधान है उसमें भारत के लिए एक महान न्यायवादी के बारे में बताया गया है, या उनके बारे में एक मेंशन किया गया है। तो कौन से आर्टिकल में? आर्टिकल 76 में बताया गया है कि भारत के एक महान न्यायवादी होंगे। नेक्स्ट आता है आर्टिकल 148। तो वो क्या बताता है? भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, मतलब जो भारत के अंदर नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक होते हैं, जिनको हम कैग बोलते हैं, जो किस चीज़ का लेखा जोखा रखते हैं कि पैसा जो भारत की जो संचित निधि है उससे कितना पैसा खर्च हुआ है, किस हिसाब से, मतलब ये सब जो ये संविधान के अंदर इन लोगों को एक मेंशन किया गया है कि हाँ ये लोग होंगे, ये देख रेख करेंगे कि जिससे हमारे देश में क्या एक्टिविटी हो रही है, क्या नहीं हो रही है। मतलब कुछ ऐसे निकाय हैं जिनको संविधान के अंदर पहले से ही बना के रखा गया है। तो ऐसे ही भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक होते हैं, तो जिनका काम क्या होता है, जो और जिनको हम कैग भी बोलते हैं, इंग्लिश में हम कैग कह देते हैं शॉर्ट में। तो जिनका काम क्या होता है कि भारत में जो भी पैसा वगैरह है उसकी देख रेख करना, मतलब जो सरकार है वो पैसे का कहीं मिसयूज़ तो नहीं कर रही है, ठीक है, कोई घोटाला वगैरह तो नहीं कर रही है, तो वो काम इनका होता है। नेक्स्ट आता है आर्टिकल 165। आर्टिकल 165 में किसके बारे में बता रखा है? राज्य के महाधिवक्ता, या तो भारत के CJI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जिनको हम बोलते हैं सॉरी मैं इंग्लिश में बताना भूल गई। तो जो हम चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं, तो वो ठीक है, ऐसे ही राज्य के महाधिवक्ता होते हैं, ठीक है। तो राज्य के जो महाधिवक्ता होते हैं, तो वो जो हमारा हाई कोर्ट होता है उसके ऊपर होते हैं। अब जो महान्यायवादी होते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, वो सबसे ही ऊपर होते हैं, जिनका अपॉइंटमेंट राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट जो आर्टिकल आता है वो आता है हमारा आर्टिकल 243 की क्लॉज आई। तो वो क्या बताता है? राज्य वित्त आयोग के बारे में बताता है कि हमारे संविधान में आर्टिकल अनुच्छेद 243 के आई क्लॉज के तहत राज्य के अंदर एक वित्त आयोग का गठन किया जाएगा, या एक राज्य का एक वित्त आयोग होगा, ठीक है। इतनी बात क्लियर हो गई? चलिए आगे चलते हैं। अगला आर्टिकल आता है 243 के अनुच्छेद के क्लॉज। अब ये क्या बता रहा है? राज्य निर्वाचन आयोग, सीधे सीधे आर्टिकल आते हैं ये। अगला आर्टिकल है आर्टिकल 243 का जेड का डी क्लॉज। अनुच्छेद जेड की भी डी क्लॉज। उसकी विषय वस्तु क्या है? जिला योजना समिति। क्या है? जिला योजना समिति। अगला आर्टिकल है अनुच्छेद 243 की जेड क्लॉज की भी सब क्लॉज ई। ठीक है। महानगरीय योजना समिति, महानगरीय ओके। चलिए नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो क्या है? आर्टिकल 263। अनुच्छेद
263। अनुच्छेद 263 क्या है? अंतर्राज्यीय परिषद। अंतर्राज्यीय परिषद। ठीक है। इसके बाद आर्टिकल आता है आर्टिकल 280। जो हमको किस बारे में बताता है? वित्त आयोग के बारे में बताता है। देखो, अब आता है हमारा अनुच्छेद 243 की क्लॉज के, तो वो क्या है? राज्य निर्वाचन आयोग के बारे में बता रहा है कि राज्य एक क्या होगा? राज्य का एक निर्वाचन आयोग होगा, जिसको हमारे संविधान में बताया गया है। कौन से आर्टिकल के तहत? आर्टिकल 243 के क्लॉज के। फिर नेक्स्ट आता है हमारा आर्टिकल 243 की क्लॉज जेड की भी सब क्लॉज डी। वो क्या बता रहा है? जिला योजना समिति। क्या बता रहा है? वो जिला योजना समिति के बारे में बता रहा है। यह जिला योजना समिति होगी एक, वो किसके तहत होगी? आर्टिकल 243 के जेड क्लॉज की भी सब क्लॉज डी के तहत। अगला आता है आर्टिकल 243 की भी क्लॉज जेड की भी सब क्लॉज ई। वो बताता है नगरीय योजना समिति। अब ऊपर तो था जिला योजना समिति, अब यहाँ है एक नगरीय योजना समिति। तो जो नगरीय योजना समिति है वो हमारे अनुच्छेद 243 की भी जेड क्लॉज की भी सब क्लॉज ई के अंतर्गत आती है। नेक्स्ट है हमारा आर्टिकल 263। तो आर्टिकल 263 में क्या बता गया है? अंतर्राज्यीय परिषद के बारे में बताया गया। मतलब ये आपको ना डायरेक्ट या तो ये दे देगा या ये दे देगा, फिर पूछ लेगा कि ये कौन सा आर्टिकल किससे संबंधित है, या अंतर्राज्यीय परिषद कौन से आर्टिकल से संबंधित है। तो सिंपल इसलिए ये मैं आपको डायरेक्ट करा रही हूँ। अगला आता है अनुच्छेद 280। तो वो वित्त आयोग के बारे में बताता है। ठीक है, अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग के बारे में बताया गया है। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई? चलिए आगे चलते हैं। दो 280 आर्टिकल के बाद है 307 आर्टिकल, अनुच्छेद 307। अनुच्छेद 307 क्या बता रहा है? अंतर्राज्यीय व्यापार एवं वाणिज्य आयोग। अंतर्राज्यीय एवं वाणिज्य आयोग। तीन सौ सात के बाद आता है आर्टिकल 315, अनुच्छेद 315। तो वो क्या बता रहा है? संघ लोक सेवा आयोग एवं राज्य लोक सेवा आयोग। ठीक है, ये भी क्या है? एक संवैधानिक निकाय है हमारा। संघ लोक सेवा आयोग एवं राज्य लोक, कल पढ़ा था ना हमने, सेवा आयोग। ठीक है, आर्टिकल 315 के बाद आता है 324, अनुच्छेद
अनुच्छेद 324 हमको क्या बता रहा है? निर्वाचन आयोग के बारे में। ठीक है, 324 के बाद आता है अनुच्छेद 338। अब अनुच्छेद 338 में क्या है? अनुसूचित जातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग। जातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग। ठीक है, अगला जो आर्टिकल है वो है 338 का ए क्लॉज। अनुच्छेद 338 तो वो क्या बताता है? अनुसूचित जनजातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग। अनुसूचित जनजातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग। चलिए, तो हमारा आता है अनुच्छेद 307 आर्टिकल 307। तो वो क्या बता रहा है? अंतर्राज्यीय व्यापार एवं वाणिज्य आयोग। मतलब हम पढ़ी सिर्फ संवैधानिक निकायों के बारे में पढ़ रहे हैं, तो हम ये जान रहे हैं, हमको ये पता है कि हमारे संविधान के अंदर कौन से निकाय हैं। तो ये जो निकाय हैं ना, ये डायरेक्ट आपको क्वेश्चन दे देता है कि ये जो जैसे ये दे दिया अंतर्राज्यीय व्यापार एवं वाणिज्य आयोग, तो ये पूछ लेगा आपको कि ये कौन से आर्टिकल से संबंधित है। ठीक है, तो डायरेक्ट ये पूछ ले जाता है ना, तो इसलिए मैं ये आपको पढ़ा रही हूँ। तो फिर अगला जो अंतर्राज्यीय व्यापार और वाणिज्य आयोग है वो हमारा आर्टिकल 307 से संबंधित है। नेक्स्ट आता है आर्टिकल 315। तो वो क्या है? संघ लोक सेवा आयोग एवं राज्य लोक सेवा आयोग, जो कि हमने कल पढ़ा भी था। संघ लोक सेवा आयोग के बारे में हमने सारा डिटेल में पढ़ लिया था। वही आर्टिकल्स राज्य लोक सेवा आयोग के बारे में है, तो इसलिए मैंने वो आपको कराए नहीं है, वरना मैं बोल रही थी आज करा दूंगी, बट वही सेम है, सारा कुछ वही है। मुझे पहले लगा कि थोड़ा बहुत डिफरेंस होगा, बट कोई डिफरेंस नहीं था, तो इसलिए मैंने वो कराया नहीं, आपको ऐसे ही बता दिया। अब नेक्स्ट आता है आर्टिकल 324 जो निर्वाचन आयोग के बारे में बताता है। ठीक है, अब फिर आता है आर्टिकल 338, वो है अनुसूचित जातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग। अब जो अनुसूचित जातियां हैं उनके लिए एक राष्ट्रीय आयोग भी होना चाहिए, या एक राष्ट्रीय आयोग होता है। कौन से आर्टिकल के तहत? आर्टिकल 338 के तहत। अगला है आर्टिकल 338 की भी एक क्लॉज, वो बताता है अनुसूचित जो जनजाति है उनके लिए राष्ट्रीय आयोग। जब अनुसूचित जातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग है तो जनजातियों के लिए भी राष्ट्रीय आयोग होगा। तो वो कौन से आर्टिकल के तहत है? आर्टिकल 338 के क्लॉज ए के तहत। ठीक है, तो इतनी बात आप समझ ही गए होंगे। चलिए आगे चलते हैं। अब अगला आर्टिकल आता है आर्टिकल 279 का ए क्लॉज। अनुच्छेद वस्तु एवं सेवा कर परिषद, जीएसटी काउंसिल जिसको हम बोलते हैं, वस्तु एवं सेवा कर परिषद, जीएसटी
काउंसिल। अगला आता है अनुच्छेद 338 की बी क्लॉज। उसमें बताया गया है राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, राष्ट्रीय ठीक है। अब अनुच्छेद 339, ये क्या बताता है? अनुसूचित क्षेत्र तथा अनुसूचित जनजातीय आयोग, अनुसूचित क्षेत्र तथा जनजातीय आयोग। ठीक है, अनुसूचित क्षेत्र तथा अनुसूचित जनजाति आयोग, सॉरी जनजातीय नहीं है, जनजाति, जनजाति आयोग। अगला आर्टिकल है आर्टिकल 340। तो ये क्या बता रहा है? पिछड़ा वर्ग आयोग, पिछड़ा वर्ग आयोग। ठीक है, 2 आर्टिकल और रह गए, पहले इसे बता दे रही हूँ, फिर वो 2 बाद में बता दूँगी। तो देखो, जो हमारा अनुच्छेद 279 का एक क्लॉज है वो क्या है? वस्तु एवं सेवा कर परिषद, जो जीएसटी काउंसिल है उसके बारे में बताता है हमको। किसके बारे में? जो जीएसटी काउंसिल है उसके बारे में बताता है। कौन सा आर्टिकल? 279। नेक्स्ट आता है आर्टिकल 338 का बी क्लॉज, वो बताता है राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के बारे में। मतलब जो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग है आयोग है वो कौन से आर्टिकल के से संबंधित है? आर्टिकल 338 के बी क्लॉज से। फिर आता है आर्टिकल 339, जिसमें क्या बताया गया है? अनुसूचित क्षेत्र तथा अनुसूचित जनजाति आयोग। अनुसूचित क्षेत्र जो होता है और जो अनुसूचित जनजाति आयोग होता है वो कौन से आर्टिकल से संबंधित है? आर्टिकल 339 से। नेक्स्ट आता है अनुच्छेद 340, वो क्या बताता है? पिछड़ा वर्ग आयोग। किसके बारे में? पिछड़ा वर्ग आयोग के बारे में बताता है। ठीक है, तो आई होप इतनी बात आपको समझ आई गई होगी। चलिए, अब आता है हमारा आर्टिकल 344। राजभाषा आयोग तथा संसद की राजभाषा समिति, राजभाषा आयोग तथा संसद की राजभाषा समिति। ठीक है, अगला है 350 का बी क्लॉज, अनुच्छेद 350 का बी क्लॉज। भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए विशेष पदाधिकारी,
भाषाई भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए विशेष पदाधिकारी। देखिए अनुच्छेद 344 क्या बता रहा है कि जो राजभाषा आयोग तथा संसद की राजभाषा समिति, जो राजभाषा होती है, जो हमारी नेशनल लैंग्वेज होती है, तो उसमें क्या है, उस राजभाषा आयोग या फिर संसद की राजभाषा समिति, तो वो हमारे कौन से आर्टिकल से संबंधित है? आर्टिकल 344 से संबंधित है। नेक्स्ट आर्टिकल आता है आर्टिकल 350 की भी क्लॉज बी, वो क्या है? भाषाई अल्पसंख्यक, जो भाषाई अल्पसंख्यक होती है उनके लिए विशेष पदाधिकारी, उनके लिए कुछ विशेष पद अधिकारी होते हैं, मतलब कुछ विशेष पद होते हैं, वो हमारे कौन से आर्टिकल में बताया गया है उन सब के बारे में? आर्टिकल 250 के बी क्लॉज, 350 के बी क्लॉज में। ठीक है, तो ये हमारे कुछ संवैधानिक निकाय थे, ठीक है, तो जिनसे डायरेक्टली क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो लगभग 20 आर्टिकल हैं ये, तो मैंने आपको, क्योंकि ये सीधा सीधा टॉपिक तो मैंने काफ़ी करा रखे हैं आपको, इसमें से लगभग ज़्यादातर टॉपिक करा ही रखे हैं, लेकिन जो डायरेक्टली आपको क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं ना, तो वो मैंने डायरेक्टली ये भी बता दिए कि डायरेक्ट ये क्वेश्चन ये एज इट इज़ ऐसे ही उठ के आ जाते हैं। ठीक है, तो क्लास आपको कैसी लगी है आप प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बता दीजिएगा। अच्छी लगी है तो इसको लाइक करने के बाद इस और बच्चों तक भी इस चैनल के लिंक को शेयर कर दीजिएगा, ताकि और लोग भी हमारे चैनल के साथ जुड़ सकें और डिटेल में जीएस पढ़ सकें। अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, चैनल पर पहली बार आए हैं, वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करने के बाद प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, ताकि जब मैं वीडियो अपलोड करूँ तो आप लोगों तक नोटिफिकेशन आ जाए और आप लोग अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करते रहें। ठीक है गाइस, अगर आपका कोई सजेशन वगैरह हो तो प्लीज़ आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। सो आज के लिए इतना ही है, अब मिलते हैं कल की क्लास में नए टॉपिक के साथ, देख लेंगे नया टॉपिक कौन सा रहेगा। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।